अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको आज़ादी मुबारक, इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो, 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाकी पूरे साल भी इसी दिन की तरह अपने वतन पाकिस्तान से जो मोहब्बत का जज्बा है उसका इजहार करने की तौफीक अता फरमाए, अमलन भी और दिली तौर पर भी। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो, एक नए और एक डिफरेंट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि स्टूडेंट्स को, हमारे जो तलबा हैं उनको आजकल के तालीमी निज़ाम यानी एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स ना सिर्फ हम उन प्रॉब्लम्स का, उन मसाइल का जिक्र करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तालीमी निज़ाम में फेस करते हैं, बल्कि हम हर प्रॉब्लम के साथ उसके सोल्यूशन का भी जिक्र करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम किस तरह से इवेल्यूएशन करने के बाद उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, किस तरह से स्टूडेंट्स को उन प्रॉब्लम से, उन मसाइल के दरपेश होने से आज़ाद करवाया जा सकता है, किस तरह से उन्हें प्रॉब्लम से दूर लेके जाया जा सकता है। और इससे ना सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, बल्कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स या जो भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करेगा वो भी इंतहाई टैलेंटेड और इंतहाई स्किलफुल होंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स डिस्कशन कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के हवाले से। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ज़्यादा रिसोर्सेज ना गवर्नमेंट के पास हैं और ना लोगों के पास हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं हमारे पाकिस्तान में जो कि अपना गुजर बसर यानी 3 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से पूरा करती हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन फ़ीस बहुत कम भी हो तो उनके लिए फ़ीस पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, कंपैरेटिवली कम हैं। अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म, बुक्स, शूज़ एंड कॉपीज़ एक्सेट्रा सब कुछ चाहिए होता है, जो कि इस तरह की फैमिलीज़ जो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रही होती हैं या गुर्बत की लकीर पर जी रही होती हैं, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे देखने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों का करियर तबाह हो जाता है, उनके जो बचपन के ख्वाब होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से पूरे नहीं कर पाते कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अब ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो ठीक है, एक बड़ा सीरियस इशू है और ऑलमोस्ट 90% लोग पाकिस्तान में ये चीज़ फेस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये इशू तो है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन डिफरेंट वेज से निकाला जा सकता है। नंबर 1 कि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो स्कॉलरशिप से फ्री एजुकेशन दे, क्योंकि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो सकती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है। और सब जो लोअर फैमिलीज से होते हैं उनका सबका यही ख्वाब होता है, यही उनका जज्बा होता है कि वो प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे फ़ी कंपैरेटिवली कम है या फ्री एजुकेशन है। लेकिन ओब्वियसली सब इतने बड़ी कम्युनिटी में से सब लोग तो एडमिशन्स नहीं कर पाते हैं ना इस तरह के एजुकेशन में, पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप्स आपको नहीं दे पा रही, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे सब्सिडी या फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री शूज़ और फ्री आपके कॉपीज़, पेंसिल एक्सेट्रा चीज़ें, फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं दे पा रही, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके स्कूल टाइमिंग के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, या आजकल बहुत सारी होम ट्यूशन्स अवेलेबल हैं। बहुत से अमीर लोग ऐसे हैं जो होम ट्यूशन्स को प्रेफर करते हैं ताकि उनके बच्चों को जो ट्यूटर है वो घर आके उनकी आंखों के सामने पढ़ाए और ताकि वो देख सकें कि क्वालिटी मेंटेन रख रहा है या नहीं रख रहा है, उनके बच्चे में ग्रोथ जो है वो डिवेलप, मतलब उनके बच्चे ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे होम ट्यूशन से। तो होम ट्यूशन बहुत सारी अवेलेबल्स हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके 2 से 3 घंटे डेली के अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद होम ट्यूशन पढ़ा लें, ताकि वो एटलीस्ट इतने पैसे कमा लें कि अपनी पॉकेट मनी को सपोर्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकें, ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2, जिस तरह मैंने कहा, पार्ट टाइम कोई भी जॉब कर लें। लेट सपोज कोई भी लड़का है, कोई भी कैंडिडेट है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब कर ले, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने पे मिलती है, इंटर्नशिप मिलती है, स्टाइपेंड पे मिलता है, वो जॉब कर ले, वहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। प्लस सबसे बड़ा जो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि उसकी जॉब का एक्सपीरियंस काउंट होगा, जो कि फ्यूचर में उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है जब वो जॉब हंटिंग करेगा, जब वो जॉब्स को फाइंड करेगा। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके निकाल सकते हैं।
सेकेंडली हम देख लेते हैं जो एक और बड़ा इशू है एजुकेशन सेक्टर में जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो है बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि एजुकेशनल फील्ड में बैंकिंग सिस्टम किस तरह से हो सकता है। मैं इसको रिलेट इस तरह से कर रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, एक बंदा सिर्फ मनी डिपॉजिट करवाता है और एक सेक्शन जो एक डिपार्टमेंट रिसीव करता है। यानी कि लेट सपोज अगर मैं सबमिट करवाता हूं तो मैं डिपॉजिटर हूं और बैंक वाले डिपॉजिटरीज हैं जो रिसीव कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में भी अनफॉर्चुनेटली ये होता है पाकिस्तान में कि टीचर्स जो होते हैं वो समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, जो कि एक सच्ची बात है। तभी तो स्टूडेंट्स लो लेवल पे होते हैं एज कम्पेयर टू टीचर्स के। और टीचर्स क्या करते हैं, बस टीचर्स को जो समझ आता है वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बस एक स्टेटमेंट जो होती है बड़ी कॉमन चलती है क्लासेस में कि अंडरस्टैंड, स्टूडेंट कहते हैं यस सर, क्योंकि ना स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना टीचर को पता लग रहा है किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स भी बगैर किसी बात का आंसर जाने, बगैर किसी क्वेश्चंस का आंसर पता लगाए यस सर कह देते हैं टीचर की उस कॉल पे, जब वो टीचर कहता है अंडरस्टैंड। तो ये एक बैंकिंग सिस्टम एजुकेशन जो बना हुआ है ये बहुत बुरी चीज़ है कि एक साइड से फीड किए जाएं और एक साइड से स्टूडेंट को सिर्फ इतनी अथॉरिटी दी जाए कि वो सिर्फ जो टीचर की बातें हैं, टीचर का जो नॉलेज है उसको एब्जॉर्ब करे। हालांकि वो कर नहीं पाता, सिर्फ सुनता है। फिजिकली बहुत सी मतलब इस तरह की क्लासेस का जब इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है तो मोस्टली इस तरह से होता है कि वन साइडेड कम्युनिकेशन चल रही होती है। स्टूडेंट जो होता है वो मेंटली प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होता क्लास में, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होता है और बोरियत की वजह से उसका दिमाग जो होता है कहीं बाहर चल रहा होता है। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो बैंकिंग सिस्टम इन एजुकेशन सेक्टर है या बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो किस तरह से होता है, जिसमें स्टूडेंट्स डिपॉजिटरीज होते हैं अनफॉर्चुनेटली और टीचर्स डिपॉजिटर्स होते हैं। मुसलसल ट्रांसफर किए जा रहे हैं लेकिन स्टूडेंट के अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाएं कि क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर दें। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्या कि टीचर को चाहिए या किसी भी पढ़ाने वाले को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉब्लम पेश करे, एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करे, देन स्टूडेंट से बारी बारी कहे कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं। अगर एक स्टूडेंट गलत बताता है तो बजाय इसके टीचर खुद जंप इन करके सही क्वेश्चन का आंसर दे दे, दूसरे स्टूडेंट से पूछना चाहिए। दूसरा गलत बताता है, तीसरे स्टूडेंट से पूछना चाहिए। इस तरह करते 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 एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर 3-4 स्टूडेंट्स के आंसर्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट आंसर हमारे सामने आ सकता है। और इन केस कोई भी स्टूडेंट ठीक आंसर नहीं दे पाता तो फिर टीचर को जरूर गाइड कर देना चाहिए कि आप बहुत क्लोज थे या आप बहुत दूर थे आंसर से, तो इसका सही आंसर ये है। इस तरह से एटलीस्ट कुछ भी नहीं अगर सही आंसर नहीं भी दे पाए तो उनके जो माइंड होगा, जो उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी वो जरा ब्रॉडर हो जाएगी, वो जरा बड़े लेवल पे सोचना शुरू कर देंगे। और क्रिएटिव थिंकिंग इसी तरह से डेवलप होती है। ये रट्टू तोते बना के और सिर्फ बुक्स पढ़ के, किताबें पढ़ के, बुक वर्म्स जो डेवलप करते हैं स्कूल या कॉलेजेस वगैरह, अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल भी फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते। मैंने पर्सनली रियल लाइफ में बहुत सारे बुक वर्म्स, किताबी कीड़े देखे हैं जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स लाइफ में मुसलसल 24/7 बुक्स पढ़ते हैं। वो आगे जाके सोशल लाइफ में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि सोशल लाइफ में आपको पता है सर्वाइव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। आपका नॉलेज होना ज़रूरी है लेकिन आपको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। तो इस तरह के रट्टू तोते जब डेवलप होते हैं सिर्फ बुक्स पढ़ पढ़ के, तो वो सोसाइटी में सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं कर पाते। नॉलेज नो डाउट होता है उनके पास, लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा जो आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, जो आप किसी के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसका प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन मैंने इस तरह से दिया है कि हमें टीचर्स को चाहिए एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करें, स्टूडेंट से उसका सॉल्यूशन पूछें, ना कि ये कि खुद क्वेश्चन पढ़ें, खुद उसका आंसर दिए जाएं रोज रोज। थर्डली हम फ्रेंड्स देख लेते हैं लैक ऑफ गाइडेंस को। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है जो तकरीबन हर स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर में फेस करता है। अब लैक ऑफ गाइडेंस का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस जो होती है बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, बिल्कुल जीरो होती है। मतलब क्या कि एक स्टूडेंट मैट्रिक लेवल पे पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं पता उसने एफएससी में क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, उसने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, उसने मेडिकल पढ़ना है, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसको मैट्रिकुलेशन लेवल पे अनफॉर्चुनेटली टीचर्स प्लस पेरेंट्स की तरफ से जीरो गाइडेंस थी। तो ये बहुत बड़ा इश्यू होता है आगे जाके। लेट सपोज एक स्टूडेंट है मैट्रिकुलेशन लेवल पे साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है विद बायोलॉजी,
लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आगे एफएससी में जाके क्या क्या फील्ड्स हैं, लाइक प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस यानी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। जब उसको फील्ड्स ही नहीं पता तो वो कैसे डिसाइड करेगा? वो भी अंधाधुन, मतलब बगैर देखे बगैर सोचे समझे किसी भी फील्ड में कदम रख देगा। जब फील्ड में कदम रख देगा तो पता लगेगा ये फील्ड तो उसके लिए सूटेबल नहीं है, और अगर वो उस फील्ड से बैकआउट करता है तो ऑब्वियसली टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर उसी फील्ड को कंटिन्यू करता है तो ऑब्वियसली उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, फ्यूचर में उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये हर लेवल पर, मेट्रिकुलेशन लेवल बेसिकली एक बिल्कुल बेसिस, आपकी बेस बनाने के लिए होता है। अगर उस पर सही गाइडेंस ना मिले आप एफएससी में परफॉर्म नहीं कर पाते, एफएससी में सही गाइडेंस ना मिले आपका अच्छी जगह, प्रॉपर जगह आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं हो पाता। जब आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं हो पाता तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने कैरियर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, यानी अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं और कैरियर अपना आप तबाह कर लेते हैं। तो ये लैक ऑफ गाइडेंस हमें चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म करें और प्रॉपर स्टूडेंट्स को गाइड करें। अब इसका सोल्यूशन क्या किया जा सकता है? लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है मैट्रिकुलेशन लेवल पे, टीचर्स को चाहिए प्लस पेरेंट्स को चाहिए कि उस स्टूडेंट को हर प्रोफेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल लाजमी प्रोवाइड करें। यानी कि मैट्रिकुलेशन लेवल पर है तो उसे गाइड करें एफएससी में उसके सामने कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, और दूसरा आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले सकते हैं। उसे तीनों फील्ड्स का पता हो, फिर वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो चूज करना चाहता है वो फील्ड चूज करे और उसको अपना कैरियर डेवलप करे। इसी तरह से एफएससी के बाद उसे जब वो लेट्स सपोज अगर प्री इंजीनियरिंग करके निकलता है तो उसे डिफरेंट इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, पावर है, टेलीकॉम है, बहुत सी और भी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल है, मैकेट्रॉनिक्स है, उसे सबका पता होना चाहिए। फिर जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, जो उसे इंटरेस्टिंग लगे वो उसको चूज कर ले। इसी तरह से अगर वो मेडिकल में जाना चाहता है तो मेडिकल में भी डिफरेंट उसको डिपार्टमेंट्स पता होने चाहिए। गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, इसमें फार्मासिस्ट होते हैं, तो ये सब कुछ उसे पता होना चाहिए। जब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड सेलेक्ट कर लेगा तो बिलीव में उसके कैरियर में आगे बढ़ने के चांसेस, उसकी कैरियर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत क्विक हो जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है वो बंदा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ गाइडेंस, और उसका सॉल्यूशन प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के साथ है कि हर स्टेज पे, कैरियर की हर स्टेज पे, एजुकेशन सिस्टम के हर स्टेज पे, मैट्रिकुलेशन लेवल हो या उससे पीछे हो या आगे हो, एक प्रॉपर गाइडेंस टीचर के एंड से भी और पेरेंट्स के एंड से भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को अपना कैरियर डेवलप करने में कोई भी इस तरह की मुश्किलात ना आए कि कैरियर के लिए उन्होंने पाथ कौन सा चूज करना है। फिर एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो एग्जामिनेशन सिस्टम है। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ क्या इशू है, लाइक स्टूडेंट को क्या इशू फेस करते हैं। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, सबसे बड़ा जो मेजर इशू है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट फेस करते हैं, वो एग्जामिनेशन सिस्टम में इस तरह से है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी एबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी जज नहीं करते। वो सिर्फ स्टूडेंट की इस एबिलिटी को जज करते हैं कि वो किस चीज़ को कितनी देर अपने दिमाग में रख सकते हैं, यानी उनकी मेमोरी को जज करते हैं। यानी कि अब पेपर में आपके पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका प्रैक्टिकल फील्ड से कोई लेना देना हो या ना हो, आपको मार्क्स उसी बेसिस पे मिलेंगे जो पेपर में आपने लिखना है, जो आप क्वेश्चन आया हुआ है। अब जब आप वो काम तो कर लेते हैं, ऑब्वियसली एक बंदे की कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आया हुआ बिल्कुल इररेलेवेंट है, वो प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसमें परफॉर्म नहीं करेगा। उसमें परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी डिग्रीज पे, उसके स्कोर्स, उसके ट्रांसक्रिप्ट पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। ट्रांसक्रिप्ट पे स्कोर अच्छे नहीं होंगे तो उसका जो CGPA या ग्रेड है वो ऑब्वियसली अफेक्ट हो जाएगा। अब जब इफेक्ट होगा तो इसी तरह से जब वो जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा तो वो डायरेक्टली ग्रेड्स को टारगेट करेंगे और बिल्कुल भी उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी इंटरनल हिडन स्किल्स हैं, उस पर कोई फोकस नहीं करता। उससे डायरेक्टली कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, पहले टेस्ट लेगा। ऑब्वियसली एक थ्योरेटिकल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ए प्रैक्टिकल सिस्टम। तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे चाहिए कि वो इस तरह ना करे कि स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज़ पर जज करने की बजाय सिर्फ उनकी मेमोरी बेसिस पर जज करे। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रख दी जो कि एजुकेशन सिस्टम में थी एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को चाहिए कि हमें रिसर्च बेस्ड एबिलिटीज़ को डेवलप करें और एग्जाम हो वो रिसर्च बेस्ड लें, लाइक ओपिनियन वाइज लें। हर किसी का ओपिनियन क्या है, ना कि उसी तरह से बुक्स को रट्टा लगा के एज इट इज आंसर लिखने के नंबर दें, बल्कि हर बंदे का एक डिफरेंट, एक ब्रॉडर ओपिनियन लें
उसके हिसाब से उनको जज करें, उसके हिसाब से उनकी एबिलिटीज का अंदाजा लगाएं और उसके हिसाब से उनको ग्रेड्स दिए जाएं, उस हिसाब से उनकी इवैल्यूएशन की जाए ताकि फ्यूचर में वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात ना हो। इसी तरह से इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि बजाय वो रिटन टेस्ट लेने के वॉक इन इंटरव्यूज़ करें, फेस टू फेस उनके साथ इंटरव्यूज करें, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ईच एंड एवरीथिंग एक्सपोज हो जाती है, उनकी बहुत सारी एबिलिटीज इंटरव्यू में ही एक्सपोज हो जाती हैं। लेट सपोज एक स्किल का जिक्र कर लेता हूँ, एक एबिलिटी का जो प्रेशर हैंडलिंग होती है, और एक कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल होती है कि किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, किस तरह से वो उस इंटरव्यू के प्रेशर को हैंडल कर रहा होता है। तो वहां से इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत सारी हिडन टैलेंट्स, उसके इंटरनल हिडन स्किल्स आपको एक्सपोज हो जाती हैं। आप उसकी बेसिस पे उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से इशू और उसका सॉल्यूशन। एक और इशू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी स्टूडेंट्स जो है फेस करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट का इशू किस तरह से हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम में बहुत से लोग ऑफिसेज जा रहे होते हैं, अपने अपने बिजनेसेस पे जा रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाना होता है सबने। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत फुल हो जाती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस अपनी स्पेशल जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है अगर हम कंपैरिजन करें उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है फुल होती है किस वजह से? क्योंकि बहुत से लोग ऑफिसेज जा रहे होते हैं, बहुत से लोग जो बाकी स्कूल कॉलेजेस के होते हैं, और इस वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी क्लासेस में लेट जाते हैं और वहाँ से उन्हें अलग पनिशमेंट मिलती है। तो ये तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की इसके हवाले से कि स्टूडेंट को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती डेली बेसिस पे कि वो टाइमली अपने इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं और टाइमली अपनी प्रॉपरली क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकें। ये तो प्रॉब्लम हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को चाहिए नंबर 1 सबसे पहले कि वो एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट को डेडिकेट कर दे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि जो बसेस के कंडक्टर्स होते हैं, जो वैन्स के, जो लोकल ट्रांसपोर्ट के कंडक्टर्स होते हैं, जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स को बसेस में अलाउ नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी फेल होती हैं प्रोफेशनल से जो कि जॉब्स में जा रहे हैं। तो इस चीज़ इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि नंबर 1 इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ट्रांसपोर्ट को, एक तरह की ट्रांसपोर्ट को डेडिकेट कर दे प्योरली स्टूडेंट्स के लिए, कि उस ट्रांसपोर्ट में सिर्फ स्टूडेंट सफर करेंगे, उसमें कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं होगा, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उसमें अकोमोडेट किया जा सके। गवर्नमेंट के बाद ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा गाड़ियाँ डेडिकेट करें, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जा सके उनको, और उनको टाइमली अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचने और टाइमली क्लास अटेंड करने में कोई इश्यूज ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स देखने में आया, पर्सनली मैंने अपनी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी लाइफ में देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स लेट होते हैं, और देखा ये जाता है कि 90% स्टूडेंट जो लेट होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर या लोकल वैन्स वगैरह पर, लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करके अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्लासेस अटेंड करने के लिए आ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ा और बहुत ही सीरियस इशू है, वो लैंग्वेज बैरियर है, यानी लैंग्वेज का इशू है। अब लैंग्वेज का इशू क्या है, इसे मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। लैंग्वेज का इशू ये है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में लैंग्वेज जो होती है बड़ी फ्रीक्वेंटली स्विच करती है। लेट सपोज मैं अपनी भी एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने जो मैट्रिकुलेशन तक पढ़ा था वो उर्दू मीडियम में पढ़ा था। अब जब एफएससी में स्विच हुआ तो टीचर जो है वो टोटली इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह जब यूनिवर्सिटीज़ में स्विच हुआ तो वहाँ पर भी इंग्लिश चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं जेनेरिकली इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि लैंग्वेज बैरियर एक इतना बड़ा इशू है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज़ीरो कर देता है, सेल्फ स्टीम को लो कर देता है। वो इस तरह से कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स देहाती इलाकों से हैं या छोटे शहरों से हैं जहाँ पर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स इतना बिल्कुल नहीं हैं, और वो मैट्रिकुलेशन लेवल तक या जिस भी लेवल तक वो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, जब आके एकदम से इंग्लिश मीडियम में स्विच हो जाता है और टीचर भी कोऑपरेट नहीं करते, सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं, और तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इशू फेस करते हैं। बहुत सारे, सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ स्टूडेंट्स लेट सपोज अगर उर्दू मीडियम से पढ़ के आए हैं, वो कॉलेज लेवल में जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए होते हैं। अब जब वो फर इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जिनको इंग्लिश की कमांड नहीं है, ना उन्हें समझ में आती है ना उन्हें बोलनी आती है।
तो इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से उनका जो नॉलेज होता है वो भी अनफॉर्चुनेटली रिड्यूस होना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो इंक्रीज हो। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इशू है। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि लैंग्वेज बैरियर के सोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की है और बाकायदा प्रूफ्स दिए हैं कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंसान उस वक्त नॉलेज को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा जल्दी गेन कर सकता है, ज़्यादा जल्दी हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा सकता है। कब? जबकि वो अपनी मदर लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को पढ़ रहा हो। यानी कि अगर कोर्सेज हमारे, अगर हमारा सिलेबस हमारी मदर टंग यानी उर्दू में होगा, हमारी नेशनल लैंग्वेज में, उसको याद रखना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको मेमोराइज करना बहुत ही आसान होगा इन कंपैरिजन टू अगर हमारा सिलेबस किसी और लैंग्वेज यानी जैसा कि इंग्लिश में है, जो कि होता है। तो ये तो एक्सपर्ट्स की राय है, उन्होंने बाकायदा इसको प्रूव किया विद प्रॉपर रिसर्चेस एंड प्रॉपर इवेल्युएशन बेस्ड रिजल्ट्स। एक तो ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया जा सकता है कि हम इंग्लिश, ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आनी चाहिए, हम उसको कंपल्शन करने के बजाय, उसको कंपल्सरी करार देने के बजाय, ज़रूरी करार देने के बजाय उसको हम ऑप्शनल रखें। हम अपना सिलेबस जो है उसको अपनी मदर लैंग्वेज यानी कि उर्दू में रखें। उर्दू में सिलेबस, जिसने इंग्लिश पढ़नी है वो इंग्लिश पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़नी वो ना पढ़े। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है पर्सनली कि उनके पास नॉलेज बहुत था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन से, लेकिन प्रेजेंटेशन देते हुए सिर्फ उनकी जान इस वजह से जाती थी, मतलब नहीं दे पाते थे क्योंकि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी नहीं आती थी। जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी नहीं आती उनको, तो वो एक स्टेज पे जाके एक कॉन्फिडेंट, मतलब जिस तरह एक कॉन्फिडेंट बंदा प्रेजेंटेशन देता है उस तरह प्रेजेंट करने से डरते थे। और अगर उनको ज़बरदस्ती स्टेज पर भेज भी दिया जाए तो वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो सारा प्रिपेयर भी किया होता था वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल भूल जाते थे। तो एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से कंट्रीज हैं, ये नहीं कि हम अपने मदर टंग में अगर सिलेबस को करते हैं हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत से कंट्रीज हैं, लेट्स सपोज मैं आपको रफ एग्जांपल्स देता हूं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस आप ले लें, आप चाइना की एग्जांपल ले लें। तो ये सब कंट्रीज जो हैं अपनी जो मदर टंग है, जो इनकी नेशनल लैंग्वेजेस है, उसमें डील करते हैं। इंग्लिश को ऑप्शनल रखा है, जिसने इंग्लिश पढ़नी है वो इंग्लिश पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़नी वो अपनी मदर टंग में, अपनी मदर लैंग्वेज में चीज़ों को डील कर सकता है। और इसी तरह से, इसी वजह से जो है वो लोग अच्छे प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि अच्छे नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स प्रॉब्लम जिसमें लैंग्वेज बैरियर इन्वॉल्व होता है, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया डिटेल से भी। एक और बड़ा इशू और बड़ा सीरियस इशू जो है फ्रेंड्स वो ये है कि इम्पोज्ड स्टडी प्रोग्राम्स, यानी कि ज़बरदस्ती जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रोग्राम्स थोप दिए जाते हैं, पेरेंट्स की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से। जिसकी मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं कि आजकल इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को, यानी मेडिकल का जो प्रोफेशन है, उसको इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है कि हर बंदे को या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ये पेरेंट्स ने बनाया हुआ है। अब बच्चा डॉक्टर भी नहीं बनना चाह रहा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चा कुछ और बनना चाह रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती ये दोनों प्रोग्राम्स उस पर इम्पोज कर देंगे और ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बच्चे पर प्रोग्राम थोप देंगे, उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। इवेंचुअली पता क्या लगता है कि वो फील्ड बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं थी, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाया, उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, इवेंचुअली उसे फेलियर का सामना करना पड़ा, पैसे भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया और कैरियर भी तबाह। ये एक बहुत सीरियस इशू है। मैंने पर्सनली रियल लाइफ में यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको, एक मेरा खुद फ्रेंड था मेरा, जिसको उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती ये कहते हुए कि अगर पढ़ना है तो इंजीनियरिंग करनी है, अदरवाइज़ हमने तुम्हें नहीं पढ़ाना, ये कह के उन्होंने उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दिया, जबकि उसका इंजीनियरिंग में 0% इंटरेस्ट भी नहीं था। वो इंटरेस्ट रखता था आर्किटेक्ट बनने में, आर्किटेक्चर में उसका बहुत इंटरेस्ट था। उसके पेरेंट्स ने उसे उस तरफ नहीं जाने दिया। हुआ क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता गया, ऑब्वियसली फेलियर्स का सामना करता गया और उसे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते गए। 4 की बजाय 5 साल 6 साल पढ़ने के बाद उसे DIE यानी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो यही होता है जब पेरेंट्स ज़बरदस्ती प्रोग्राम्स थोपते हैं, ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं स्टूडेंट्स पे, जो कि उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया कि प्रोग्राम्स को इंपोज करने वाला। अब इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए
पेरेंट्स के एंड से भी डिफरेंट उनको प्रोग्राम्स। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसको आप इंजीनियरिंग का बताएं, उसको आप आर्किटेक्चर का बताएं, उसको आप फोटोग्राफी का बताएं, उसको आप मेडिकल प्रोफेशन का बताएं, सारे प्रोग्राम्स को खोल खोल के उसको बताएं और उसको फिर उनका फ्यूचर के हवाले से भी बताएं कि किस प्रोग्राम को परस्यू करता है, किसको कंटिन्यू करता है, तो वो आगे क्या कर सकता है। फिर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस प्रोफेशन को चूज करने दें और उसमें उसको एक्सेल करने दीजिए। इस तरह से एक्सपर्ट्स की प्रॉपर रिसर्च के मुताबिक 99% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि बंदा, कोई भी स्टूडेंट अपने जब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी फील्ड को चूज़ करता है तो उसकी जो सक्सेस होती है उसके चांसेस 99% होते हैं इन कंपैरिजन टू उसके जब आप डायरेक्टली इंपोज करते हैं अपना प्रोग्राम। उस टाइम पे चांसेस 10 to 15% होते हैं कि उसमें एक्सेल कर जाएगा। तो मैं समझता हूं कि पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, डिफरेंट फील्ड्स का टच देना चाहिए, बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड को चूज करने देना चाहिए। हाँ, डिफरेंट फील्ड्स की इंफॉर्मेशन उसे जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके बाद उसे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड को चूज करने देना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस फील्ड में स्टूडेंट का, बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसमें वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा पावरफुल तरीके से एक्सेल करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये एक फ्रेंड जो मैंने प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने रखी है, इसके हवाले से रखी है कि किसी भी स्टूडेंट पर प्रोग्राम्स को ज़बरदस्ती इंपोज नहीं करना चाहिए, उसको फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो अपनी राय के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी प्रोग्राम को चूज़ करे, उसमें एडमिशन ले, अपना कैरियर कंटिन्यू करे और सक्सेस अचीव करे। एक और बड़ा सीरियस और बड़ा क्रिटिकल इशू है फ्रेंड्स, वो ये है कि स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी नहीं गाइड करता कि थ्योरेटिकल वर्ल्ड में और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। यानी कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली बेस करता है थ्योरेटिकल सिस्टम पे, बुक वर्म्स बनाता है, रट्टू तोते बनाता है, सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, हमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं बताया जाता। तो इसका बहुत बड़ा इशू होता है एक्चुअल में, थ्योरेटिकल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा गैप होता है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, सिर्फ बुक्स पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है जिसका टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल लाइफ से 0% रिलेशन भी नहीं है, कहीं से भी वो आपस में रिलेट नहीं करते। ये बहुत बड़ा इशू है जो 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद या अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो फेस करते हैं। वहां मार्केट में जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि जो भी उन्होंने पढ़ा है प्रैक्टिकल तो उसमें 1% भी नहीं था। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू आपकी जो थ्योरेटिकल। आप थ्योरेटिकल लाइफ में 100% स्कोर कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं तो आपके लिए 50% स्कोर करना भी एक बहुत बड़ा जान का अजाब बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स बड़ी इजीली कवर अप कर सकते हैं खुद से, कोई ना भी गाइड करे। वो किस तरह कि स्टूडेंट्स को चाहिए अपनी स्टडीज के दौरान ही जब वो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स करें, डिफरेंट ट्रेनिंग्स करें कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। वहां उन्हें फायदा क्या होगा, बहुत से प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, वो प्रोफेशनल लोग उन्हें प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे, कंपनी में किस तरह सर्वाइव करते हैं, कंपनी में क्या पॉलिटिक्स चलती है, कंपनी में आपने अपना जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। जॉब हंटिंग के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, डिपार्टमेंट को हैंडल करने के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में रहते हुए जब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग्स या इंटर्नशिप्स करते हैं तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ का भी एक अच्छा खासा जो नॉलेज है वो मिल जाता है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को जॉब हंटिंग में और जॉब को कंटिन्यू करने में उनकी स्टडीज़ के बाद बहुत आसानी होती है एज कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो स्टडीज़ के दौरान बिल्कुल भी इंटर्नशिप्स नहीं करते, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशंस का, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का टच नहीं लेते। तो फ्रेंड्स ये थी आपके सामने मैंने रखी है एग्जांपल, बहुत बड़ा इशू जो कि हमारे थ्योरेटिकल लाइफ यानी थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के दरमियान में बहुत बड़ा गैप को एक्सप्लेन करता है। प्लस उसका सोल्यूशन ये कि स्टूडेंट्स खुद ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे जाके वहां पे एक्सपीरियंस गेन करके उनके एक्सपीरियंस का टच लेके। एक सीरियस इशू इनसिंसियरिटी ऑफ टीचर्स भी है, यानी कि पाकिस्तान में टीचिंग के प्रोफेशन की कदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इस प्रोफेशन से यानी टीचिंग के प्रोफेशन से जो भी लोग एसोसिएटेड हैं
वो अपने इस ओहदे से, अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली सिंसियर नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड में हैं वो अपने प्रोफेशन से बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हैं। बहुत से देखा, खास तौर पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखा गया है कि टीचर्स को स्टूडेंट की कोई परवाह नहीं होती। कभी वो लेट आते हैं, कभी वो स्टूडेंट्स के साथ मतलब क्लासेस अक्सर ऑफ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं है। फिर टीचर के जो ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म की जाती हैं, अगर कोई इशू है, कोई उनकी क्वेरी है, तो वो जाके ऑफिस टाइम में टीचर से पूछ सकते हैं। जब स्टूडेंट्स ऑफिस का विजिट करते हैं तो पता लगता है टीचर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और इस तरह से स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है टीचर की अपने प्रोफेशन से, अपने जो ओहदा होता है, जो डेजिग्नेशन होता है, उससे इनसिंसियरिटी की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तकरीबन सब स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट होते हैं, चाहे वो लायक हो, चाहे वो बड़े फैमिली से हो, चाहे वो छोटी फैमिली से हो, चाहे वो कम पढ़ने वाला हो। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन ये है कि मैं रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ कि प्लीज़ जो भी इस प्रोफेशन से एसोसिएट हों वो अपने प्रोफेशन के साथ, अपने ओहदे के साथ प्लीज़ सिंसियर रहें, अपनी जॉब जो है उसको अच्छे से परफॉर्म करें, स्टूडेंट्स का कैरियर तबाह मत करें, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करें, अपने ऑफिस टाइम में ऑफिस में अवेलेबल रहें, स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए उनको प्रोवाइड करें। सिर्फ इसी तरह के टीचर्स सारी उम्र अपने स्टूडेंट्स से दुआएं समेटते हैं और कामयाब होते हैं। इसी तरह से एक और जो बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के हवाले से जो एजुकेशन सिस्टम में फेस करते हैं, वो ये है कि लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, यानी कि जो प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स होते हैं वो बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर्स में यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अब इसका इशू क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही जब बच्चे की बेस बननी होती है तो स्टार्टिंग से प्राइमरी एजुकेशन में ऐसे टीचर्स को इम्पोज कर दिया जाता है जो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं होते, उन्हें बिल्कुल नॉलेज, बेशक उनके पास नॉलेज हो लेकिन उन्हें डिलीवर नहीं करना आता। जब इस तरह के टीचर्स बेस बनाने के टाइम पर ही स्टूडेंट्स पर इम्पोज कर दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है स्टडीज़ में से, उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं, बिल्कुल उनका पढ़ने का दिल नहीं करता, और ये उनके कैरियर को तबाह करने का बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा सबब है। तो मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट्स को प्रॉपर स्टेप लेने चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो गवर्नमेंट को प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और वीकली या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, ट्वाइस अ ईयर या क्वार्टरली प्रॉपरली टीचर्स की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उनकी इवेल्युएशन होनी चाहिए। जो टीचर क्लियर करे, जो टीचर सेटिस्फाइड, मतलब जो सेटिस्फाइड टीचर हो जिससे बाकी कम्युनिटी, बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो सेटिस्फाइड हों, उसको अलाउ करना चाहिए कि वो जाए और स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। ये पूरी दुनिया में हर जगह चलता है कि टीचर्स की पहले ट्रेनिंग की जाती है, पहले स्कूल के एनवायरनमेंट को सेट किया जाता है, करिकुलम को मेंटेन किया जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है कि वो आएँ और अपनी एजुकेशन सिस्टम जो है, जो अपना उनका एजुकेशन सेक्टर है उसको कंटिन्यू करें, अपनी एजुकेशन को प्रॉपरली परस्यू करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे स्टूडेंट शदीद मुतासिर हैं लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स की वजह से। एक और इशू जो है वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, यानी टीचर और स्टूडेंट का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, और ये किस तरह से इशू बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सिस्टम में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। वो ये है कि टीचर्स मोस्टली एटीट्यूड शो करते हैं और स्टूडेंट्स को साथ बिल्कुल फ्री नहीं करते, उनको रिलैक्स नहीं रखते कि कोई भी क्वेश्चन उनके माइंड में आए तो एक लिमिट में रहता है वो कोई भी क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ सकें। टीचर्स ज़्यादा गुस्से में रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनसे कम से कम क्वेश्चंस करें। इन केस कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर भी लेता है तो उसका जवाब प्रॉपर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम उसका दिल ही नहीं करता क्वेश्चन करने का और उसका इंटरेस्ट उठ जाता है या उस सब्जेक्ट से या अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम से ही। तो मैं समझता हूं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका सोल्यूशन भी सिर्फ और सिर्फ एक है कि टीचर को अपने पेशे से, अपने प्रोफेशन से बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को रिलैक्स रखना चाहिए, उन्हें फ्री हैंड देना चाहिए कि वो एक लिमिट में रहते हुए टीचर से किताबों के हवाले से, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पूछ सकते हैं और टीचर को उनको प्रॉपर आंसर देना चाहिए बजाय सिंपली रिफ्यूज़ करने के।
फ्रेंड्स, लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ख़ास तौर पर एग्ज़ाम्स के दिनों में जब पेपर्स हो रहे होते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो देहाती इलाकों से होते हैं या जो इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त कर सकें, यूपीएस से जनरेटर वगैरह का बंदोबस्त कर सकें, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एग्ज़ाम्स के दिनों में। जब पेपर के दिनों में उनकी बिजली लोड शेडिंग की वजह से 8-8 10-10 घंटे गायब रहती है, तो ऑब्वियसली वो गर्मी की वजह से डिस्टर्ब होने के साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको भी नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आज भी इस सोसाइटी में पाकिस्तान में रहते हुए फेस कर रही है। इसका सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने फंड्स में से, एजुकेशन सिस्टम को जो फंड्स देती है उसमें से हर एरिया में एक लाइब्रेरी कायम करे जहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप का बंदोबस्त भी हो, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से या लोड शेडिंग की वजह से पढ़ नहीं पाते, वो जाकर करीबी लाइब्रेरीज़ में अपनी एजुकेशन को अफेक्ट किए बगैर कंटिन्यू कर सकें और प्रॉपरली अपनी जो एजुकेशन सिस्टम के स्टेजेस हैं उनको ईजिली क्लियर कर सकें। तो ये लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसका सोल्यूशन मैंने इस तरह से डिफाइन किया है कि गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, प्रॉपर लाइब्रेरीज को बना दें हर एरिया में। हर स्टूडेंट जिसको जो घर में नहीं पढ़ सकता, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है या लोड शेडिंग का इशू है या कोई भी और इशू है, वो जाके सुकून से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के अपनी स्टडी कंप्लीट करके शाम को या रात को वापस घर आ जाए। साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स भी फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा इशू है जो कि स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सिस्टम में रहते हुए। एक्चुअली पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, उन्हें अच्छा ग्रेड लाना है, अगर उन्हें कुछ बनना है तो उन्हें अच्छा स्कोर करना है ताकि उन्हें अच्छी फर्स्ट क्लास डिग्री जो है वो मिल सके। इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है जब पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं अच्छा ग्रेड लाने के लिए, अच्छा स्कोर लेने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो स्टूडेंट्स बेशक कैपेबल हो, बेशक वो स्किलफुल हो, स्किल्ड हो, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन रूम में एंटर होने से पहले और एग्जामिनेशन रूम में एंटर होने के बाद ऑब्वियसली वो एक प्रेशराइज्ड स्टेज से गुजर रहा होता है। इंतहाई वो परेशान होता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके पेरेंट्स उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसे सिर्फ उस चीज़ का डर होता है जिसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस का जो है उसमें मुब्तला हो जाता है और बहुत सी डिफरेंट हेडेक वगैरह होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है। इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं फिर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि स्टूडेंट्स तो इमेच्योर होते हैं, उस टाइम पे नहीं समझ सकते, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए और उनको प्रेशराइज करने की बजाय उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए कि अगर वो अच्छा स्कोर लेते हैं तो उनके आगे बढ़ने के चांसेस किस तरह से ज़्यादा हैं और अगर वो अच्छा स्कोर नहीं लेते तो वो किस तरह से उनको अफेक्ट कर सकते हैं। उनको प्रेशराइज करने के बजाय प्रॉपर आराम से समझाना चाहिए ताकि वो जो बेहतर समझें उस तरह से अपने एजुकेशन को आगे लेके कंटिन्यू कर सकें। एक और सीरियस इशू को एजुकेशन के हवाले से भी पाकिस्तान में है जिससे मोस्टली फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है गलत भी हो सकता है क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मैं नहीं समझता कोई एजुकेशन कोई बुरी चीज़ है। हाँ, इंसान को अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और प्रॉपर जो चीज़ करने आए यानी एजुकेशन के लिए अगर वो पढ़ने आ रहा है तो उसे उस चीज़ पर लाजमी फोकस करना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि को एजुकेशन में कंपटीशन ज्यादा होता है। लड़कियां जब लड़कों को आगे देखता हुआ मतलब आगे निकलता हुआ देखती हैं तो उनमें भी एक जज्बा डेवलप होता है, वो भी परफॉर्म करती हैं, वो भी आगे निकल रहे हैं। इसी तरह से लड़के जब देखते हैं कि उनकी अपनी एक फीमेल क्लास फेलोज आगे निकल रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो लड़कों में भी एक जज्बा डेवलप होता है कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें और वो भी लड़कियों के कंपैरिजन में उनके पैरेलल में आके खड़े हों और उस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो मैं समझता हूं कि एजुकेशन सिस्टम में को एजुकेशन सिस्टम में एक कंपटीशन होता है जिसकी वजह से आगे बढ़ने के दोनों साइड से फीमेल्स के भी मेल्स के भी आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो रूरल एरिया से या छोटे एरिया से या कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को एजुकेशन सिस्टम में भेजें, बात उनकी भी किसी हद तक ठीक है कि हैरेसमेंट केसेस जो आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिस पर काबू गवर्नमेंट की तरफ से पाया जाना चाहिए और प्रॉपर इसकी अच्छी सज़ा होनी चाहिए इस तरह के केसेस में किसी भी एंड से हों।
तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ से डरते हुए अपनी बच्चियों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जो जहाँ को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वहाँ नहीं भेजना चाहते, और बच्चियाँ बेचारी को एजुकेशन की वजह से अफेक्ट होकर घर बैठी रहती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप करके अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए, और फिर फीमेल के लिए अलग इंस्टीट्यूशंस भी बना देने चाहिए कि जो फीमेल्स को एजुकेशन पढ़ना चाहती हैं दे आर मोर देन वेलकम, वो को एजुकेशन में आ सकती हैं। जो गर्ल्स, जो फीमेल्स को एजुकेशन में कंफर्टेबल फील नहीं करती, वो सेपरेटली जा सकती हैं, जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स की एजुकेशन सिर्फ फीमेल्स जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है, को एजुकेशन के प्रॉब्लम को, जो कि कुछ लड़कियां, यानी लड़कियों का कुछ नहीं बल्कि काफ़ी एक मेजोरिटी पोर्शन जो है वो फेस करता है, पेरेंट्स भी और गर्ल्स भी, जो कि कंफर्टेबल नहीं होती इकट्ठे पढ़ने के हवाले से, मेल्स और फीमेल्स के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन सिस्टम में बड़े प्रॉब्लम्स फेस होते हैं उसका डिटेल में जिक्र किया है। ना सिर्फ मैंने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया बल्कि हर प्रॉब्लम के साथ उसका एक सॉल्यूशन भी प्रपोज किया है कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से इवेल्युएट करने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, सॉल्यूशन उसका निकाला जा सकता है। वंस अगेन फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से हैप्पी इंडिपेंडेंस, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे एंड से आने वाली हर नई अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, टाइमली पहुँच सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।